अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। जब हम पाकिस्तान की मईशत की तरफ देखते हैं, उसकी बदहाली को देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि टैक्स निज़ाम इतना बिगड़ा क्यों है, मईशत इतनी ख़राब क्यों हुई है, महंगाई इतने अपने अरूज पे क्यों है, गुर्बत जो है इतनी बढ़ क्यों गई है। जब भी बात की जाए तो कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाए तो लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। जो हुकूमत जाती है वो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, जो हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत की सारी जिम्मेदारी है। लेकिन 70 साल में ये जो बिगाड़ है, मईशत का ये जो हाल है, इसको कोई बताने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? आज भी अगर हम टैक्स निज़ाम की तरफ देखें तो आज भी हमें ये लगता है कि टैक्स निज़ाम जो है ये वो प्रोडक्टिव नहीं है जो कि इसको होना चाहिए था। जितना पाकिस्तान का डेमोग्राफ है, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और जितना पाकिस्तान में एक्टिविटी होती है, और उसके हिसाब से पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम या टैक्स कलेक्शन नहीं होती। जब भी बात होती है FBI की इन्फोर्समेंट की, तो FBI जो है वो अपने फील्ड ऑफिसर्स को कहता है कि ऑर्डर्स करो, मुख्तलिफ डिमांड्स निकाली जाती हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉन फाइलर्स पे काम हो। ये वो एरिया है जहाँ पे ना FBI काम करने को तैयार है, न आपकी हुकूमत काम करने को तैयार है। अब इसमें वजह क्या है? और यही बिगाड़ की वजह है। जो लोग आपके निज़ाम में मौजूद हैं, जो लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको आप जो हैं क्विज करते रहते हैं, उनको आप ऑडिट भी करते रहते हैं, उनको आप मुख्तलिफ नोटिस भी देते रहते हैं। करें बिल्कुल, लेकिन हम जो अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो हमने कोशिश की है कि FBI जो है अपनी फोकस जो है शिफ्ट करें, वो शिफ्ट करें वहाँ पे जहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो जो फाइलर्स के लिए है। लेकिन उसका मेन फोकस होना चाहिए नॉन फाइलर्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, उनको अलाउ नहीं किया जाए कि वो स्कॉट फ्री घूमते रहें। ऑल्दो वो ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स दे रहे हैं, ऑल्दो वो जो अपना टैक्स कटवा रहे हैं, लेकिन उनको इस सिस्टम में आना पड़ेगा। उसकी इसलिए क्या ये सबको पता है कि सिर्फ एक टैक्स देने से मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके पास हैं उन पे जो कोई आमदनी या सोर्स की वेरिफिकेशन है वो नहीं होती। तो इसलिए लोग जो है ना सिस्टम से बाहर रहते हैं। आज भी बात हो रही है कि फिक्स टैक्स लेके आया जा सकेगा, फिक्स टैक्स का निज़ाम लेके आ रहा है। आज भी पॉइंट ऑफ सेल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मजाक बनी हुई है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं हो रहा। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके FBI के फील्ड ऑफिसर ज़िम्मेदार हैं, पॉलिसी मेकर ज़िम्मेदार हैं, या बिज़नेस कम्युनिटी ज़िम्मेदार है? ये देखना ज़रूर है, इसलिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक है। जब तक पाकिस्तान की सेल जो लोग हैं, जो उनका माल जो बिक रहा है, वो जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो एक्सचेकर में नहीं जाएगा। तो अब ज़रूरत इस बात की इस मईशत को हमें उठाना है, और उठाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। आप IMF के कितने प्रोग्राम में चले जाएँ, आप ममालिक से कितने पैसे भी ले लें, ये मईशत नहीं उठेगी। उठेगी तो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से उठेगी। जब पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सही होगा और उसमें आपको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए, तो ये निज़ाम चलेगा, और ये निज़ाम ऐसा चलेगा कि आम आदमी को भी इसके समरात मिलेंगे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत कैसे उठेगी, पाकिस्तान की मईशत को क्या ऐसा हुकूमतों को करना पड़ेगा जिससे मईशत जो है बेहतर होगी, प्रोडक्टिव होगी, आम आदमी को टैक्स के समरात मिलेंगे। हमें ज्वाइन किया है शमाइल दाऊद साहब ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। आज जो सूरत हाल है बड़ी एक अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हम बात कर रहे हैं, बजट भी राउंड द कॉर्नर है। अब आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसको तो चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ, तो नज़र आ ही रहे हैं। अब मईशत को बचाने के लिए, मईशत को सस्टेनेबल करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी की क्या प्रपोजल है और किस तरह आप समझते हैं इससे बाहर निकला जा सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि मैं बहुत सी बातें कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत से लोगों का इस पर डिफरेंट राय होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो हालात हैं वो उस नहज पर आ चुके हैं कि हमें बहुत सीरियसली जो डायरेक्ट टैक्सेशन की कलेक्शन है और फिस्कल स्पेस के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो टारगेट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो IMF की तरफ से भी आ रहा है 7.2 ट्रिलियन का, और हम कोशिश कर रहे हैं हमारी साइड से कि ये थोड़ा सा कम हो, ये अच्छा खासा है और पिछली दफा से भी खासा रेज है। अब इनको पूरा करने के लिए जब तक हम फोल्ड के अंदर वो टैक्स दहंदगान
जो पहले नहीं है हमारे फोल्ड के अंदर, उनको लाना जरूरी है। देखिए अभी तो हमेशा से यही रहा है और यही रोना रहा है कि हमारे वो लोग शामिल रहे हैं, उन्हीं पे सारा बोझ रहा है जो पहले से भी टैक्स पेयर्स हैं। आई थिंक कि पिछली गवर्नमेंट ने जो अभी हालिया थी, उनकी कोशिश थी पॉइंट ऑफ सेल की तरह से लाना, रिटेलर्स को लाना, सर्विस सेक्टर को लाना। आई थिंक कि वो जो टैक्स रिफॉर्म्स थे उनको उनकी तरफ हमें इस आने वाले 2022-23 के जो आगे बजटेड ईयर होगा, इसके लिए हमें बड़ा सीरियसली उसके ऊपर सोचना पड़ेगा और लोगों को, आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा। और मैं अभी देख भी रहा था कि फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई, उनकी तरफ से भी ये खबर आई कि भी वो रिटेलर्स को इस चीज की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि आप अपना कौमी फर्ज जो है वो अदा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमारे कंजम्पशन टैक्स में, डायरेक्ट टैक्सेशन में वो नहीं है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो वजन है वो गरीब तबके पे पड़ रहा है, खासतौर पे जब ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिस तरह की अभी। अच्छा शुमाइल, इसके ये जो पॉइंट ऑफ सेल है, ये सिर्फ एक दुकान की या एक यूनिट की वो नहीं है, इसके मल्टीफोल्ड के इफेक्ट होंगे इसके, ये लोगों को नहीं अंदाज़ा हो रहा। और इसीलिए मेरे ख्याल में लोग जो अवॉइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू है, बिजनेस कम्युनिटी भी इस बात की इसको देखती है और उनके कुछ कम्युनिटी में लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। अब ये जो सूरत हाल है, ये किस तरह होगी? मतलब ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए मैं मुख्तलिफ बिजनेसेस खुद चलाता हूँ और मैं यकीन माने कि मार्केट में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मार्केट में लोग कैश में लेते हैं, वो चेक लेना नहीं चाहते, क्रॉस चेक नहीं लेना चाहते, तो सेल्स टैक्स तो बहुत दूर की बात है। अब कब तक हम इस तरह से जिंदा रहेंगे? हमारी कौम जो है उनको हमें समझाने की जरूरत है, हमें हर सतह पे बिजनेस कम्युनिटी को बताने की जरूरत है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई भी लोग हों, हमें उनको मिल बैठ के उनके साथ टेबल पे समझाने की जरूरत है कि ये भाई ये जिंदगी मौत का मसला है मुल्क के लिए, अब इस तरह से हम नहीं चल सकते, हमें कोई पैसे भी नहीं देने के लिए तैयार। देखिए अभी वो इतनी सख्त शरायत जो हम पे डाल रहे हैं और हुकूमत जो है वो बार बार डिले कर रही है। मतलब लोग ये नहीं समझ रहे कि फेसेस चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान स्टेक पे है और ये IMF के बाद। जी प्लीज। आप और मैं कम से कम मेरे ख्याल है हम 20 दफा तो हम बात कर चुके होंगे, इसी तरह आप तो चूंकि आपका शोबा भी है, आप 20 दफा और लोगों से बात कर चुके होंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 2009-10 यानी 10 साल में भी मेरी बातचीत जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो मसाइल हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ या मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे मसाइल नहीं चेंज हुए, इसमें हुकूमतें चेंज हुई, शक्लें चेंज हुई, लेकिन हमारे मसाइल नहीं चेंज हुए। अगर हम आज इस चीज को नहीं समझ सकते और अगर हमने सीरियसली इसको नहीं लिया तो हम वाकई ही ऐसे दहाने पे खड़े हैं। देखिए हमारे सामने वो ममालिक मौजूद है, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने, बहुत सीरियस मसाइल हैं और हमें अब अपनी कलेक्शन को बेहतर भी करना है, हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ आना है। हुकूमत को इंसेंटिव्स देने की जरूरत है कि किस तरह से हम उसको लेके आए, और जो कलेक्टर है, FBR है जिसने कलेक्ट करना, आई थिंक उनके लिए हमें टारगेट। अच्छा एक शुमाइल, अगर आपकी काफ़ी इस पे डेप्थ नॉलेज भी है और रिसर्च भी है, मुझे ये बताएं कि अगर हम इस वक्त हम इंडस्ट्री नहीं लगती, नया बिजनेस नहीं आता, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, अगर उसको ही डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो क्या हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में नहीं आ जाएंगे, या जो हमारे टारगेट्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन के जो IMF दे रहा है वो भी मेरे ख्याल में अचीव हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारा जो टोटल हमारा फुटप्रिंट है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी चल रही है उसके मुताबिक, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखें अभी गर्म होने का, इकोनॉमी गर्म होने की वजह तो यही थी ना कि एक ग्रोथ तो हो रही थी। अब वो ग्रोथ डेफिनेटली इंपोर्ट लेड थी और हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था, ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन इस चीज का तो इंडिया है ना कि मार्केट में डिमांड तो है ना, चाहे वो एक्सपोर्ट हो रही है चाहे वो लोकल है। तो हमें अब बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि इसको हमें धारे में लाना है, कौमी धारे में लाना है। तो कौमी धारे में लाने के लिए हमें जोर जबरदस्ती से नहीं, हमें मिल बैठ के इसको समझना है मिनहजुल कौम कि ये अब मजाक नहीं, हमारे पास अब वक्त नहीं रहा, हमें दुनिया जो है वो पैसे नहीं दे रही या नहीं देगी और ये हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया में डेट की जो मसाइल हैं वो दूसरे ममालिक के भी हैं और बहुत सी इकोनॉमीज जो हैं वो बस्ट होने जा रही हैं, हमें बचना है उससे क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग इसी बात को याद करते हैं कि 2008 में पाकिस्तान पे जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया नहीं आया था क्योंकि हम डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये मतलब लोगों की अप्रोच है हमारी, तो किस तरह हम इस तरफ 190 पे शिफ्ट करेंगे शुमाइल? नहीं, वो बात सही है कि हम डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो एक मसला है कि हम हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है, हमारे मुल्क की जो आवाम है, उसकी एक नेचुरल ग्रोथ है और हम जब तक उस ग्रोथ को आगे मेंटेन नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाम की ज़रूरियात, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हो, पूरी नहीं कर सकते।
और वो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं लाते। और सस्टेनेबल इकोनॉमी उस वक्त होगी जब हम इंपोर्ट की बजाय हम डोमेस्टिकली इन चीजों को करें। अभी हम इंपोर्ट की वजह से, हमारे डॉलर्स की वजह से और हमारी डिपेंडेंस की वजह से हम जब तक अपने फिस्कल स्पेस को, अपने रेवेन्यू को, कलेक्शन को बेहतर नहीं करते और हम उसमें अपना हिस्सा नहीं डालते, तो हम इनडायरेक्टली जो बहुत ज्यादा लोगों पे बोझ डाल रहे हैं गुरबा पे, वो भी नहीं हम कर सकते। तो हम लोगों की मदद करते हैं। हम इस बात पे बहुत दफा एग्री भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन हो, अक्रॉस द बोर्ड डॉक्यूमेंटेशन हो। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त रेट हैं सेल टैक्स या इनकम टैक्स के इस बजट में, अगर डॉक्यूमेंटेशन तो उसको कम किया जाना चाहिए या कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हो? देखिए, ये इस पे तो मैं हमेशा से एग्री करता हूँ। बहुत से हमारे दोस्त जो सीनियर्स हैं, जो लिखते भी हैं, बात भी करते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, वो एग्री करते हैं कि हम टैक्स रेट को अगर हम कर लें, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब हम अपने फैलाव को, अपने फुटप्रिंट को बढ़ाएं। देखिए 9% टैक्स टू जीडीपी के साथ तो हम 20% की तरफ जाएं, 15% से 20% की तरफ जाएं, लेकिन हम साथ साथ इंसेंटिवाइज भी करें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हम उसको नीचे की सतह पे लेके आए, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि उनके ऊपर बोझ कम हो रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जाहिर बात है हमारे ऊपर भी बोझ पड़ेगा, लेकिन ये जरूरत है कि जो ज्यादा जिस साहिब हैसियत है उसको ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, और जो कम साहिब हैसियत है, जिसके पास कम जराए हैं आमदन, उनके ऊपर हमें बोझ कम करना पड़ेगा। टैक्स सिस्टम की तो बेसिक स्कीम ही यही है जी, लेकिन ये हो नहीं रहा। उसकी वजह है कि 75% आज भी हम इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, तो वो यकसा जो है वो नहीं होता। टारगेटेड सब्सिडीज की जो बात पिछली दौरे हुकूमत में रही, आई थिंक वो एक खुशाइन थी, और अभी भी हमें शायद चाहे फ्यूल की मद में या बिजली की मद में करना पड़े, लेकिन आई थिंक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है मिफ्ता साहब के साथ, उनके लिए, उनकी टीम के लिए। सब लोग सर जोड़ के बैठेंगे और ये बजट बनाएंगे, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सर्वाइवल के लिए है, पीएसडीपी को कम करना है, लेकिन असल चीज ये होगी कि हम टैक्स कलेक्शन को हम बेहतर करें, और रिटेल और सर्विसेज सेक्टर, और इवेंचुअली मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर को भी हमें फोल्ड में लाना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो बहुत बड़ा धारा जो इसमें है वो हमारे रिटेल। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि रेट्स को रैशनलाइज होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए? दूसरी चीज ये, क्या इसके साथ जो एक कनेक्टेड कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई है, बहुत नोटिस इतने इश्यू होते हैं, वो भी रीजन है इस चीज को लोगों को यहाँ से ना आने का सिस्टम में? नहीं, देखिए, वो असल में बात ये होती है कि जो नोटिस सर्व होते हैं वो ज्यादातर उन्हीं लोगों पे बोझ पड़ रहा होता है जो ऑलरेडी आपके धारे के अंदर हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो ऑलरेडी आपके परव्यू में हैं। इशू तो उन लोगों का है जो उस परव्यू से बाहर हैं, उनको परव्यू के अंदर लाना जरूरी है। अब उसकी हम 20 दफा उसकी ड्रिल्स हो चुकी हैं कि किस तरीके से उनको लाया जाएगा, और वो हमारे पास तमाम हरबे मौजूद हैं, हमारे पास तमाम डिजिटल उसकी मैपिंग हुई हुई है, सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि ये जो है, ये एक वक्त आ गया है कि ये पॉलिटिकल विल। हाँ, अब ये हुकूमत जो है, ये एक कोalition गवर्नमेंट है, क्या ये इतने सख्त फैसले कर सकेगी, चाहे वो IMF के हों चाहे डोमेस्टिक हों? ये एक सवालिया निशान है। मे भी हो सकता है ये ना कर सके, आने वाला वक्त करे, लेकिन ये जो साल है ये काफी मेक और ब्रेक साल लगता है हालात के लिहाज से, और मुझे लगता है कि हमें अपनी कलेक्शन अगर 7.2 ट्रिलियन भी होगी, वो खासी मुश्किल होगी उसको करना। आप भी एग्री करेंगे कि वो कोई आसान तरीके से नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन होता ये है कि जब कलेक्शन की तरफ ये जाते हैं तो ये उन्हीं को स्क्वीज कर रहे होते हैं जो मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ डिमांड्स निकाल रहे होते हैं, और ये दूसरी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे होते। ये देखिए, इस साल हमारा टारगेट इसलिए भी बेहतर हो गया कि हम लोगों ने इंटरनेशनली भी हमारी प्राइसेस के अंदर भी कुछ तब्दीली आई, रेट के अंदर तब्दीली आई, और फिर वॉल्यूम्स भी बढ़े, तो उस वजह से इंपोर्ट की सतह से ज्यादा कलेक्शन होगी। लेकिन आगे हमें इंपोर्ट के ऊपर जो अपना वजन है वो कम करना है, हमें डोमेस्टिक और डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना है। अच्छा, डायरेक्ट और इंपोर्ट, बिल्कुल सही है। एक प्रपोजल ये आ रहा है फिक्स टैक्स का, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, फिक्स टैक्स जो है ना, हमारे लोग जो है वो एक ओवरऑल जो पूरा जो इकोनॉमी का, जो शेडो इकोनॉमी का एक सिलसिला है, उसके अंदर यही होता है कि जी मुझे कोई हेडेक ना हो। आमतौर पे बिजनेसमैन ये चाहता है मैं किसी को एक दफा बस फिक्स दे दूं, फिर मुझे कोई तंग ना करे, डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े। क्योंकि लोगों का ये टेम्परामेंट है, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, लेकिन क्या ये IMF को एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन पिछले 20 सालों में यही फिक्स टैक्स की वजह से हम पूरे इकोनॉमी को अनडॉक्यूमेंट कर चुके हैं। हाँ, लेकिन वो जो हम फिक्स टैक्स की जो बात करते हैं, वो फिर हम उसको फिर आगे उसको फिर मेन उसके अंदर लेके नहीं आते। हर दफा बात होती है, जिस तरह से अभी आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए हुई थी या और चीजों के लिए हम देते हैं, जिसमें हॉलीडेज देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको वापस फिर उसमें नहीं लाते कि बाद में उसकी एक फॉलो अप हो। फॉलो अप में हम वीक हैं। टैक्स कंप्लायंस के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है वो हमेशा वीक रहा है। सही है।
तो आपके ख्याल में वो जो इन्फोर्समेंट है, जो रियल इन्फोर्समेंट है, जिससे निज़ाम बेहतर हो सकता है, सिस्टम बेहतर हो सकता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती, वो सिर्फ आई वॉश होता है सिर्फ? आई वॉश होता है और उसको डिजिटाइजेशन की हम बात सुनते हैं, लेकिन वो डिजिटाइजेशन रियल सेंस में होती नहीं है। डेटा माइनिंग मौजूद है, नादरा का डेटा मौजूद है, हम साल से, अब तो मेरा ख्याल दिहाई होगी सुनते हुए, उसको कहीं यूज नहीं करते, उसको बुरोकार नहीं लाते और उसके टारगेट्स सही मानों में एस्टेब्लिश नहीं करते। टारगेट्स जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमेशा पूरे कर लेते हैं उन्हीं लोगों से, वो जिसे कहते हैं अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलना आर्म ट्विस्टिंग से पूरे हो जाते हैं, आर्म ट्विस्टिंग से कहते हैं टारगेट। लेकिन आज भी ये वही रूल चल रहा है कि जी अगर आपने अपना इनकम जो है बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, आप मुझे बताएं 20% हर कोई शख्स जो है सालाना क्या अपना इनकम बढ़ा सकता है रियल सेंस में? बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि ये मतलब ये रियल सेंस में नहीं है ना, तो अगर आप इसको रियलिटी बेस के ऊपर करें और फिर उसकी बेस पे उसको अक्रॉस द बोर्ड करें तो फिर वो रियल होगा, बजाय इसके कि जब लोगों ने अंडर डॉक्यूमेंटेशन की भी है और फिर उसमें 20% बढ़ाते हैं लेकिन वो 80% बचा रहे हैं, तो वो तो फिर हमारे मुल्क के साथ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, हमारे साथ मोबाइल दाऊद साहब बड़े कैटेगरिकली वो कह रहे थे कि जी डिजिटाइजेशन और डेटा मैपिंग जो है ना वही वे फॉरवर्ड है, उसको इस्तेमाल करें तो डॉक्यूमेंटेशन होगी तो जो नॉन फाइलर्स हैं वो सिस्टम में आएंगे और उसी की वजह से टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगा और टैक्स निज़ाम भी सस्टेनेबल होगा, इकोनॉमी भी सस्टेनेबल होगी। लेकिन जब तक ये नहीं किया जाएगा हम इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से, जहां वो बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितनी चीज़ें अहम हैं और मौजूद हैं। डिजिटलाइजेशन है, डेटा मैपिंग है, इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है आबिद सुलहरी साहब ने, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे मईशत का जो हाल है और दूसरे अब किस तरह का बजट आ रहा है और किस तरह ये आवाम को इम्पैक्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। अभी साहब हम इस वक्त देख रहे हैं, जो आप भी देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे डेफिनेटली, और आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होगी इस बात पे कि मईशत का जो हाल है, जिस तरह स्ट्रगल कर रही है, तो आप क्या देखते हैं कि ये किस तरह इस डिफ़िकल्ट पीरियड से निकल सकेगी और क्या इसके लिए हुकूमत को करना चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए इसके लिए? जी, इसके लिए फौरी फैसला साजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और फैसला साजी बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। फैसला साजी में जो सबसे पहला फैसला हुकूमत को आते ही कर लेना चाहिए था वो एनर्जी की सब्सिडीज पे था कि किस तरीके से ब्लैंकेट सब्सिडीज को टारगेटेड सब्सिडीज में कन्वर्ट कर लिया जाए। उसकी ताखीर का नतीजा ये निकला कि अब IMF ने साथ में एक एडिशनल काम भी दे दिया, वो ये है कि अगला जो बजट है वो भी IMF के साथ कंसल्टेशन पे बनेगा ताकि उसमें भी फिस्कल कंसोलिडेशन के जो मेजर्स हैं, यानी कि ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाना और अखराजात को कम करना, वो लिए जाएं। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का तो उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया 7.2 का। जी, तो इसका मतलब ये होगा कि अब हुकूमत को ज़्यादा तल्ख फैसले करना पड़ेंगे। एक तो ये कि सब्सिडी जो है वो रोल बैक करना, सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी पे महदूद रहना, और दूसरा ये है कि अब रेवेन्यू को बढ़ाना। रेवेन्यू बढ़ाना भी मेरा ख्याल है कि उतना मुश्किल टारगेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर इम्पोर्ट्स पे पाबंदी जो है वो ज़्यादा लंबा अर्सा हुकूमत बरकरार रखती है, तो वो जो इम्पोर्ट स्टेज पे रेवेन्यू आता था तकरीबन 40% ऑफ रेवेन्यू, तो FPR इम्पोर्ट स्टेज पर इकट्ठा कर लेता था, वो जाहिर है कि वहाँ पे उसकी कमी आएगी। और फिर सूबों को एतमाद में लेना कि सूबे जो है वो सरप्लस जो है बजट दें, और जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको रोकना इन द रन अप टू इलेक्शन, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए सियासी तौर पे। लेकिन इसके अलावा इस वक्त चारा कोई नहीं है उसके पास। नहीं, लेकिन आप इकोनॉमी को देखें तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो डेट है, डेट आपने जो वापस करना है, आपकी करेंसी का इन्फ्लेशन है, आपका अखराज जो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन आपका जो है वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, ये कनेक्टेड है इम्पोर्ट से, या फिर आप किसी
तो इसमें आप क्या समझ रहे हो, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं कि वो आए? और ये अब जैसे आपने बताया कि IMF ने ये कंडीशन डाल दी है कि बजट जो है उनकी कंसल्टेशन से बनेगा, सो आई एम श्योर कि वो ऐसे मेजर्स लेके आएंगे, IMF जो हुकूमत को सजेस्ट करेंगे, जो कि आम आदमी के लिए बड़ा ही उसका डिज़ास्टर इम्पैक्ट होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको हुकूमत को कैसे इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए? देखिए, हुकूमत को इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज देने के लिए, कहा वो फूड पे हैं, वो एनर्जी पे हैं, वो पेट्रोल और डीजल पे हैं। तो ये चीज तो तय है कि अब वो टारगेटेड सब्सिडीज का जमाना जो है वो खत्म हो गया। और जिस तरह के एक्शन हुकूमत ले रही होगी, स्पेशली फैसिलिटेशन के, उस पर महंगाई आएगी और में हर एक को शायद बचाना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन जो 40% के करीब जो लोएस्ट टू क्वांटाइल्स हैं, जो बहुत कम आमदनी वाले या कम मतवसत आमदनी वाले जो अफराद हैं, उनको बचाने के लिए हुकूमत को कुल अमल जो है वो तैयार कर लेना चाहिए। जो हिट होगा इस सारे प्रोसेस में, मिडिल क्लास इसमें हिट होगी। और क्योंकि ना तो वो लोग इतनी कम उनकी आमदनी है कि वो हुकूमत की जो आएंगी सोशल वेलफेयर स्कीम्स या उनकी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स में आए, और ना उनकी इतनी लामहदूद होती है हर तरह के इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, तो वो हिट हो रहे होंगे। लेकिन इस वक्त इकॉनमी ऑन द होल हिट हो रही है। तो अगर ये मेजर्स अभी नहीं लिए जाते तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि ऑलरेडी आज $10 बिलियन पे आ गया है, वो मजीद कम होता चला जाएगा और वो एक परेशान कुन सिचुएशन होगी जिसमें रुपए की कदर जो है उसमें भी मजीद कमी का खतरा है, और जिसके लिए इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए शायद फिर अच्छा, इसमें एक व्यू पॉइंट ये भी है कि अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो ये जो हमारी कंट्री कैपिटल उसकी तरफ चली गई है, लोग पैसे अपने पार्क कर देते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट में, वो भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरह करना। तो वो उस तरह से पैसा मार्केट में अवेलेबिलिटी आ सकती है। देखिए, इससे ये होगा ना कि आपकी अगर रुपया स्टेबल नहीं रहता है, डॉलर जो है वो उसकी कदर में इजाफा होता चला जाता है, तो फिर वो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तंग करेगी। यानी अगर आपने रखे हैं पैसे जो कि अब आप इस वजह से मार्केट में ले आए हैं कि वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे लेके जाएंगे सिवाय रियल स्टेट के, और रियल स्टेट का रेट भी उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि इस वक्त आपको फंडामेंटल्स ठीक करने हैं। तो फंडामेंटल्स ठीक करने के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब से लेकर जुलाई 2023 तक को देखें तो $46 बिलियन की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में। तो ये $46 बिलियन जो है वो IMF प्रोग्राम में अगर ना हो तो फिर तो नहीं होंगे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये जो हमारे और सर्कुलर डेट जो हमारा है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये और करंट अकाउंट भी हमारा जो है उसके लिए उसको भी गैप बढ़ रहा है। तो हुकूमत के चैलेंजेस तो मल्टी डायमेंशनल हैं। जी, तो ये सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए जाहिर है, इसीलिए IMF आपको पेट्रोल और डीजल की सब्सिडीज को रोल बैक करने का कह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज रखें, बाकी सारी रोल बैक कर दें। इसी तरह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इस वजह से आ रहा है कि आपकी इंपोर्ट जो है बहुत महंगी इंपोर्ट करके उसको सस्ता बेचने की, तो ज़्यादातर सब्सिडी तो पावर सेक्टर में है, तो ये अगर रोल बैक करेंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है आम आदमी पे जाएगा इसका। जी, उसकी इन्फ्लेशन पे जाहिर है उसके इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होंगे। और यही वजह है कि हुकूमत को साथ साथ में कोई एक टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज्म बनाना होगा। 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को कैसे कुशन दिया जा सकता है, मोटरसाइकिल वाले को कैसे कुशन दिया जा सकता है, चिंची रक्षा चलाने वाले को कैसे कुशन दिया जा सकता है, डीजल को कैसे क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सकता है। इस तरह के जो मेजर्स हैं वो लेना होंगे बजट में, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाई जा सके और इसके जो मदर असरात हैं वो आम आदमी पे कम से कम पहुंचे। ठीक, अब अगर हम अपनी मैशत को देखें सर ओवरऑल, तो हमारे जो ये आज जिस जगह पहुंची, आपका क्या ख्याल है इसमें असल में कहाँ पे बिगाड़ हुआ और कहाँ पे डिसीजन या मिस कैलकुलेशन हुई जिसकी वजह इकोनॉमी का ये हाल हुआ? इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है जो ये इस पोजीशन पे ये इकोनॉमी पहुंची है। देखिए, इसका बिगाड़ की बुनियादी वजह मेरे ख्याल में सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, फरवरी के एंड पे एक ये नजर आ रहा होता कि हुकूमत जो थी वो स्टे करती, तो शायद IMF के साथ बातचीत जो है वो हो जाती, या
सऊदी अरेबिया या चाइना के साथ जो रोल डिपॉजिट्स का रोल ओवर था वो मुमकिन हो पाता। उसके बाद जो अगला बिगाड़ हुआ वो ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत को जब पता था कि सब्सिडीज, एनर्जी की सब्सिडीज अगर वो लैंड माइन जाए तो उनको आते ही वो रोल बैक कर देना चाहिए था, बजाय इसके कुछ को 2 महीने चलाते रहते और फर्दर फिस्कल डेफिसिट भी लेते, इतना महंगा इंपोर्ट जो है वो भी कर रहे होते और IMF के साथ मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हुए, जिसका खमियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि अब जून आ रहा है और IMF ने बजट की शर्त भी साथ में शामिल कर दी। तो अगर ये चीज़ जो है वो मौजूदा हुकूमत आते ही रोल बैक करके IMF प्रोग्राम को रिज्यूम कर लेती तो डॉलर भी आज आपका 185 रुपये के लगभग होता और ये बजट वाली कंडीशन भी उस वक्त अप्रैल में कम से कम ना आती। तो अब तो ये एक प्रायर एक्शन बन गया। तो अब अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता भी है तो IMF इसको बजट के साथ मशरूत कर देगी कि जो बजट 10 अच्छा, को आपके ख्याल में बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो IMF इतनी ज़्यादा सख्त शराइत लेके आ रही है, इसकी क्या वजह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो रीजन में है या और कोई वजह है? कोई पाकिस्तान की वजह देखिए, उसकी वजह हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है ना कि अगर आपके पास टोटल $10 बिलियन रह गया है, जिसमें इस साल अभी इस माली साल की एक्सटर्नल पेमेंट्स भी करनी है और अगले माली साल में आपको दोबारा $35 बिलियन मजीद चाहिए, टोटल मिला के $40 बिलियन चाहिए, तो वो IMF की लेटर ऑफ अप्रूवल के बगैर, लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर तो नहीं मिलेगा। तो IMF तो ये कह रही है कि आप ज़रूर इम्पोर्ट करें, अगर आप उस इम्पोर्ट को आगे सब्सिडाइज ना करें। तो वो जो तेल की सब्सिडीज का उनका मेजर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि अगर हुकूमत जो है वो सब्सिडी ना देती तो ये पेट्रोल और डीजल की खपत जो है इसमें कमी आती, और इसमें कमी आती तो जाहिर आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो कम होता। तो इस वक्त तो डॉलर नहीं है ना आपके पास, रुपए तो आप जनरेट कर लेंगे। रुपए आपने देखा पिछली हुकूमत के दौर में कि वहाँ पे भी जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू टारगेट तो मिस नहीं हुआ। रेवेन्यू टारगेट अच्छा, आप बिल्कुल सही है। आपके ख्याल में बजट राउंड द कॉर्नर है, अब इस वक्त हुकूमत को क्या ऐसी इस्लाहात, कोई एक मतलब टैक्स के हवाले से क्या टैक्स रेट कम करना चाहिए, क्या इनको कोई ऐसी रिजीम लानी चाहिए जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़े, कुछ ऐसा स्टांस लेना चाहिए? तो कम होता मैं नहीं देख रहा हूँ कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसकी स्लैब्स जो है वो ज़रूर उसमें कमी आप देखेंगे कि आपको शायद जो पर्सनल इनकम टैक्स था उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। जो एक चीज़ हमारी पै दर पै हुकूमतें नहीं कर पाई पिछले 10 सालों में, वो ये है कि 10-15 साल से हमारे पास डाटा मौजूद है उन तमाम लोगों का जो कि अपनी टैक्स से ज़्यादा बेहतर उनकी आमदनी है या उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो उनके टैक्स से कहीं ज़्यादा लेविश है। तो उन सब लोगों को टैक्स डेटा मैपिंग आप कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो डाटा ट्रायंगुलेशन करके टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। नाज़रीन, अभी देखा हमारे मेहमान ने जो बात की, वो दोनों मेहमानों ने ये बात की कि डेटा आपको डिग आउट करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम हुकूमत वक्त, FBR, जो भी आने वाली हुकूमत है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सस्टेनेबल नहीं होगा और इकॉनमी की सूरत हाल तो ख़राब से ख़राब होती जा रही है, इसलिए कि IMF को आपको लोन दे के और उसको ये परेशानी होती है कि उसको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, अगले साल का एक्सटर्नल डेट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसकी वजह से वो जो है कंडीशन स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट होती जा रही हैं। वो ऐसी कंडीशन ला रहे हैं जिसमें वो चाह रहे हैं कि उनकी पैसे रिकवरी हो जाए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी पे बड़ा ख़तरनाक होगा। जब तक हम अपने टैक्स निज़ाम को ख़ुद डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, जब तक ये जो सूरत हाल है हमेशा चलती रहेगी। इसी तरह एडहॉक फैसले करने से ये आज इकॉनमी यहाँ पहुँच गई है और टैक्स निज़ाम भी इसी तरह स्ट्रगल करें। हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि अवाम में भी आगाही आए और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये एहसास हो कि टैक्स निज़ाम के बगैर इकॉनमी नहीं चल सकती है। अल्लाह निगहबान।